हेलो दोस्तों, यदि किसी पेशेंट को जन्म से हार्ट में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है यानी हार्ट में बड़े छेद की प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसे व्यक्ति प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान क्या इश्यूज होंगे? यदि पेशेंट को बड़ा छेद है, हाई प्रेशर है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाले पेशेंट में यदि सर्जरी हुई है तो क्या इश्यूज होंगे? सर्जरी नहीं हुई है तो क्या इश्यूज होंगे? और क्या ऐसे पेशेंट्स को आप प्रेगनेंसी करने के लिए फिट करार कर सकते हो, या प्रेगनेंसी के दौरान इनको कोई इश्यूज आएंगे, या प्रेगनेंसी के बाद कोई इनको इश्यूज आएंगे? क्या बच्चे को कोई विकृति होगी? ये सारी ही चीजें आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के पेशेंट्स क्या प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान या उसके बाद क्या इश्यूज होंगे, आज का ये टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए और हमारा मनोबल बढ़े। सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट काफी साल पहले अगर बंद हो चुका है, सर्जरी द्वारा उसको बंद किया जा चुका है, या स्पॉन्टेनियस क्लोजर हो चुका है यानी बच्चे को छोटा छेद था जो कि 7-8 साल की आयु से पहले बंद हो चुका है, तो वैसे केस में ज्यादातर में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी और प्रेगनेंसी आप जैसा प्लान करना है वैसा कर सकते हो। ज्यादातर पेशेंट में कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज नहीं होंगे क्योंकि इस तरह के पेशेंट में हार्ट लगभग पूरी तरह से हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल था, छेद सही टाइम पे ऑपरेशन उसका हो गया, राइट साइड के प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल है, हार्ट फेलियर में नहीं है, तो दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक चीज है कि मान लीजिए हार्ट का फेलियर हो चुका था, हार्ट में कोई कंडक्शन की प्रॉब्लम है, राइट साइड के प्रेशर बहुत ज्यादा है, पेशेंट मल्टीपल मेडिसिन पर है, तो वैसे केस में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ सकता है। कितने प्रॉब्लम्स है, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स है, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कितनी मेडिसिन चल रही है, ये सब चीजों को हिसाब रख के ध्यान देना पड़ेगा कि पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान कितना रिस्क होगा और किस तरह का रिस्क होगा। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट को छेद ऐसा है जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है तो फिर इश्यूज अराइज होते हैं। यदि छेद बहुत छोटा है और 2-4 मिलीमीटर का ही है और उससे थोड़ा बहुत शंटिंग हो रहा है लेकिन कोई हार्ट फेलियर नहीं हो रहा है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, चलने फिरने में कोई सांस नहीं फूल रही है, तो प्रेगनेंसी वो प्लान कर सकता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि मान लीजिए वो छेद बड़ा है, हार्ट फेलियर कर सकता है, अनकरेक्टेड छेद है, राइट साइड के प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, या पेशेंट को ऑलरेडी आइजनमेंगर सिंड्रोम हो चुका है जहां राइट साइड के प्रेशर इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि पेशेंट का राइट साइड के प्रेशर लेफ्ट साइड के हार्ट से ज्यादा बढ़ चुके हैं, यदि ऐसे कोई स्टेज में पेशेंट आ चुका है तो फिर डेफिनेटली वहां प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। वहां पे बहुत कम केसेस में ही प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है। सब कुछ देख के, सोच के, प्लान करके, डॉक्टर से डिस्कस करके, कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके, सारा रिस्क डिस्कस करके उसके बाद ही प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए। और वो भी ज्यादातर हमारी एडवाइस ये है कि यदि कोई बड़ा छेद का प्रॉब्लम है और हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी ना करें, नहीं तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चा दोनों को जान का खतरा हो सकता है। अगला सवाल ये आता है कि आप अगर किसी माँ को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का प्रॉब्लम है तो क्या उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है? ज्यादातर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में बच्चे को होने का चांस उतना ज्यादा नहीं है, 5 से 10% चांस हो सकता है। बच्चा जब माँ के पेट में है तो 5-6 महीने के दौरान एक फीटल इको करके देखा जा सकता है कि बच्चे को छेद का प्रॉब्लम है या नहीं, और बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद एक और असेसमेंट किया जा सकता है, 7वें-8वें महीने के दौरान भी एक और असेसमेंट किया जा सकता है इको का। ये 2-3 चीज करके आप जांच कर सकते हो कि बच्चे को डिफेक्ट है या नहीं। यदि माँ को कोई कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिसके साथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, यानी मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जिसमें 3-4 प्रॉब्लम्स है और साथ में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज्यादा है, तो वो बच्चे को ट्रांसमिट होने का चांस ज्यादा है। वैसे केस में बच्चे की जांच ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि ये ज्यादातर किसी सिंड्रोम या जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, तो वहां बच्चे को वो होने का चांस ज्यादा है। ये कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है तो इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जेनेटिक्स या जीन्स में प्रॉब्लम्स होने की वजह से हो सकता है, तो वैसे बच्चे में ज्यादा सर्वेलेंस रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर माँ को छोटा छेद है या पहले से करेक्ट अगर हो गया है तो फिर आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव कार्डियक मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होगी। फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी के हर 3-3 महीने में एक इकोकार्डियोग्राफी एटलीस्ट करवाते रहे। इससे सिग्निफिकेंट आपको पता चलता रहेगा कि कोई डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा है, कोई हार्ट फेलियर की तरफ नहीं जा रहा है, या कोई सडन प्रेशर पड़ने की वजह से हार्ट में डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा है। क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का एडिशनल बॉडी वेट की वजह से एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई हार्ट को करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस कभी कभी हार्ट नहीं झेल पाता है और कंडीशन बिगड़ भी सकती है। तो ऐसे केस में यदि आप हर महीना, 2 महीना, 3 महीने में एटलीस्ट स्कैनिंग करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कंडीशन बिगड़ सकती है या नहीं, और बिगड़ने से पहले आप अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ज्यादातर केस में मेडिसिन आप देना अवॉइड करते हो क्योंकि ये ज्यादातर मेडिसिन बच्चे के लिए बहुत सेफ नहीं मानी जाती, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, बच्चे में जन्मजात विकृति जिसे टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं ये हो सकता है। तो इसलिए ज्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में आप ये एडवाइस नहीं करते हो कि आप बहुत ज्यादा मेडिसिन लो, जहां तक पॉसिबल हो मेडिसिन को मिनिमम रखना पड़ता है। लेकिन हाँ अगर मजबूरी हो और माँ की जान को या बच्चे की जान को खतरा है तो डेफिनेटली मेडिसिन देना पड़ेगा। सिम्टम्स को कैसे मैनेज करेंगे? यदि माँ को या बच्चे को धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की मेडिसिन बीटा ब्लॉकर्स दिया जाएगा। यदि सांस फूल रहा है तो कंट्रोल वे में पेशाब बढ़ाने की दवाई यानी डायरेटिक्स दिया जा सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा डायरेटिक देने से बच्चे का प्लेसेंटल फ्लूइड कम हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है।
इसके अलावा यदि माँ को बहुत ज़्यादा कमजोरी या सुस्ती हो रही है तो प्रॉपर उसको ऑक्सीजन दे के, रेस्ट दे के, या उसको मेडिसिन का थोड़े डोज कम डोज में दे के मैनेज किया जा सकता है। ज़्यादातर अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेडिसिन देना पड़ सकता है, पर ये ज़्यादातर टफ केसेस होते हैं जहाँ पे माँ को अगर सिम्टम्स चालू हो जाते हैं उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में किसी अच्छे कार्डियक सेंटर में ही डिलीवरी वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा है। किसी रूटीन सेंटर में, छोटे मोटे सेंटर में जहाँ प्रॉपर आईसीयू केयर या कार्डियोलॉजिस्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे डिलीवरी करना खतरे का बात हो सकता है। इसलिए आप वहाँ पे डिलीवरी ना करें, अच्छे सेंटर में करें जहाँ प्रॉपर आईसीयू हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सेफ रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या खून पतला करने की दवा ज़रूरत है या इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का प्रोफाइलिक्सिस का ज़रूरत है। खून पतला करने की दवा ज़्यादातर वेंट्रिकुलर सेप्टल वाले पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती, अनलेस कोई पहले से क्लॉट डॉक्यूमेंटेड हो या कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन हो तभी देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। क्लॉटिंग की थोड़ी टेंडेंसी प्रेगनेंसी में वैसे भी होती है, पर खून पतला करने की दवा यूजली नहीं दिया जाता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस प्रोफाइलैक्सिस की जहाँ तक बात है, यानी प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान हार्ट में इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए कई बार कीटाणुनाशक दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन कई बार ये दवाइयाँ वीएसडी पेशेंट में ना भी दे तो चलेगा। अगर आपने प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन किया है और सब चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा है तो उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। पर अपने इंडियन सिनेरियो में जहाँ बहुत परफेक्ट हाइजीन हो पाना मुश्किल होता है, कई बार क्या है बहुत ज़्यादा बिजी सेंटर्स होते हैं, बार बार एक ही दिन में एक ही ऑपरेशन थिएटर्स में कई डिलीवरीज वगैरह होती हैं, इन्फेक्शन होने का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग फॉलो ये करते हैं कि एंटीबायोटिक या कीटाणुनाशक दवाइयों का 1-2 डोज दे देते हैं और थोड़ा इन्फेक्शन के लिए मॉनिटरिंग रखते हैं, पर कंपलसरी नहीं है कि आप उनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का प्रोफाइलैक्सिस सबको दें। डिलीवरी के मोड की जहाँ तक बात है, आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर सकते हो, लेकिन यदि अगर छेद बड़ा है या माँ को हार्ट फेलियर है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, साइंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को वेंट्यूस करके या फोर्सेप करके आपको शॉर्टन करना पड़ेगा। अगर कंडीशन बिगड़ रही है तो सीजेरियन सेक्शन करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ सकता है। कभी कभार अगर कंडीशन माँ और बच्चे की बिगड़ती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी भी करना पड़ सकता है वो, लेकिन तब किया जाता है जब माँ और बच्चे दोनों की कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है और ज़्यादा चांसेस ये है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो ही करना पड़ता है, नहीं तो नहीं। डिलीवरी के दौरान मोस्टली दिक्कत नहीं आती, एक बार डिलीवरी हो गया तो पोस्टमार्टम केयर रेगुलर जैसा ही होगा। बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई क्लॉटिंग ना हो जाए या कोई हार्ट फेलियर या रिदम प्रॉब्लम्स ना हो जाए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर आपको देना पड़ेगा, खासकर उन पेशेंट में जहाँ छेद का साइज़ बड़ा है। छोटे छेद वाले पेशेंट में या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में पोस्टमार्टम केयर में भी इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। माँ बच्चे को प्रॉपर फीडिंग वगैरह कर सकती है, अनलेस माँ को कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ चल रही है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो फिर आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है या नहीं। पर ज़्यादातर केस में कोशिश ये की जाती है कि एक बार डिलीवरी हो गई तो बच्चे के लिए फीडिंग चालू रखें, माँ की दवाइयाँ टाइम बिंग बंद कर दी जाती है, अनलेस माँ को बहुत सीवियर कोई हार्ट फेलियर हो तो दवाई दी जाती है, अदरवाइज़ नहीं दी जाती है, और वैसे केस में आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। जहाँ तक सवाल है फैमिली प्लानिंग का, ज़्यादातर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ वाले माताओं को ये बोला जाता है कि एक बार उनकी डिलीवरी हो गई तो उसके बाद वो ऑपरेटिव पीरियड के बाद, सर्जरी होने के बाद या डिलीवरी होने के बाद अपना हार्ट का सर्जरी करा लें। दूसरा प्रेगनेंसी प्लान करना है तो उसके 1-2 साल बाद ही करें तो अच्छा है। और यदि ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ उसका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता है तो सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अच्छी तरह से डिस्कस कर ले, प्लान आउट कर ले, और फिजिबल और बहुत ज़रूरी हो तो ही सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करें, नहीं तो नहीं करें। नहीं तो कई बार क्या है प्रॉब्लम्स हो सकती है। हर एक पेशेंट में किस तरह का VSD है, किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह का छेद है, क्या इश्यूज़ है, हर चीज़ों को ध्यान में देख कर इंडिविजुअलाइज थेरेपी करनी पड़ती है। एक ही स्टैंडर्ड ऑफ केयर हर पेशेंट में लागू हो जाए ऐसा यूजली नहीं हो पाता है। आपको स्पेसिफिकली सब चीज़ों को देख कर डिसाइड करना पड़ता है कि अगली प्रेगनेंसी पेशेंट प्लान कर सकता है नहीं, और करता है तो क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाले पेशेंट्स में प्रेगनेंसी प्लान अगर वो करते हैं तो क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और हमारा मनोबल बढ़ाएं।